हम लोगों को ओरिजिन ऑफ स्पीसीज देखना था और उसके लिए पहले कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद उसके एविडेंसेस देखेंगे और फिर उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। और जो पहली थ्योरी आई थी वो लैमार्क की आई थी, है ना। तो लिखेंगे लैमार्क थ्योरी। इसे लैमार्किज्म भी कहते हैं, लैमार्कवाद। लिखेंगे नेम ऑफ थ्योरी, थ्योरी का नाम। नेम ऑफ थ्योरी, थ्योरी का नाम। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट। थ्योरी इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है? जो क्या होते हैं बोलो? वंशागत होते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट, ये किसकी थ्योरी का नाम है? लैमार्क की थ्योरी का नाम है। क्या कहती है ये थ्योरी? लिखेंगे पॉइंट ऑफ थ्योरी। सीधे चलते हैं थ्योरी के पॉइंट पर कि लैमार्क की ये थ्योरी क्या कहती है, कैसे बना, स्पीसीज का निर्माण हुआ, है ना। सबसे पहला लैमार्क कहते हैं कि देखिए, जो हमारा इन्वायरमेंट है ये कांस्टेंट नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे थे, ठीक है ना। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, इन्वायरमेंट कांस्टेंट नहीं है, यह परिवर्तनशील है। इन्वायरमेंट is not a constant, it is variable। इन्वायरमेंट कांस्टेंट नहीं है, यह परिवर्तनशील है। And this variation of environment and this variation of environment and this variation of environment, और यह environment का वेरिएशन डेवलप की आवश्यकता लाता है। नीड ऑफ कम्स नीड ऑफ डेवलप, नीड ऑफ डेवलप मतलब क्या है? देखो, कहता है सबसे पहले लैमार्क कहते हैं कि वातावरण जो है वो क्या नहीं है बोलो? नियत नहीं है, बार बार क्या होता है? चेंज होता है। और उस चेंज होने के अनुसार हमें भी अपने आप को परिवर्तित होने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। जैसे हम लोग तो मान लो ठंडी से गर्मी आई तो गर्मियों में हम लोग कूलर एसी चालू कर लेते हैं, ठंडियों में रजाई निकाल लेते हैं। लेकिन बाकी जीव ऐसा थोड़ी ना करते हैं, उनके पास तो कूलर एसी थोड़ी ना रहता है कि गर्मी आ गई तो कूलर लगा लें, है ना। उन्हें अपनी बॉडी के अंदर ही चेंजेस लाने पड़ते हैं, है ना। और इन्हीं चेंजेस के लाने के कारण हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है, और उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हम जो वहां से एनवायरनमेंट से कोई चीज लेते हैं और नई स्पीसीज का इन्वेंशन होने लगता है। भाई हम अपने आप को चेंज करेंगे और चेंज के कारण नई स्पीसीज आ सकती है। समझ गए? तो ये सबसे पहले कहा उन्होंने। आगे कहेंगे, इसे पूरा करने के लिए टू कंप्लीट इट
इसे पूरा करने के लिए, टू कंप्लीट इट, इसे पूरा करने के लिए, इसे पूरा करने के लिए, टू कंप्लीट इट, बॉडी मेक ऑर्गन, इसे पूरा करने के लिए बॉडी अंगों का निर्माण करती है, बॉडी अंगों का निर्माण करती है। बोले भाई कोई सेल बनी थी, सेल पड़ी थी, लेकिन हाँ जब उसे किसी चीज की आवश्यकता हुई तो उसकी बॉडी उन ऑर्गन को डेवलप करना स्टार्ट करेगी, तो एक नई स्पीशीज आना स्टार्ट होगी। जैसे मान लो एक टिश्यू का गुच्छा पड़ा हुआ है, अब उसको चलना है, उससे चलते नहीं बन रहा है, तो वो कुछ ऐसी चीजों का इन्वेंशन करेगी, जैसे पैरापोडिया का बनाना। पैरापोडिया क्या है? जिससे स्यूडोपोडिया है ना, ये सब कुछ बनाना, मतलब चलने के लिए कोई ना कोई चीज का इन्वेंशन करना, तो वहां से नई स्पीशीज बनेगी, क्योंकि उसको उस चीज की आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे लिखेंगे, जितना ज्यादा ऑर्गन का उपयोग करेंगे, मोर यूज द ऑर्गन देन इट मोर डेवलप, जितना ज्यादा अंग का उपयोग करेंगे वह उतना ही ज्यादा डेवलप होगा, वह उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। कम उपयोग वाले ऑर्गन कम विकसित होते हैं, एंड द ऑर्गन दैट यूज लेस, कम उपयोग वाले ऑर्गन कम विकसित होते हैं, एंड द ऑर्गन दैट यूज लेस बिकम लेस डेवलप, है ना। जो ज्यादा यूज होंगे वो ज्यादा विकसित होंगे, जो कम यूज होंगे वो कम विकसित होंगे, ऐसा ये कहते थे, है ना। फिर आगे कहते हैं जो ये कैरेक्टर विकसित हो जाते हैं यही अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। जैसे मान लो कोई एक नई स्पीशीज आई, उसमें हाथ बन गए, तो फिर वो कहता है कि फिर वो अगली पीढ़ी जब आएगी तो उसमें भी हाथ ही रहेंगे, फिर वो हाथ गायब नहीं होंगे। मतलब यही कैरेक्टर वंशागतिकी में चले जाते हैं, समझ गए। एंड दीज कैरेक्टर मूव इन इनहेरिटेंस, और यही कैरेक्टर वंशागत होने लगते हैं, और यही कैरेक्टर वंशागत होने लगते हैं, और नई स्पीशीज का निर्माण होता है, एंड इट मेक न्यू स्पीशीज, और नई स्पीशीज का निर्माण होता है, नई स्पीशीज का निर्माण होता है। इनकी थ्योरी को यूज एंड डिसयूज थ्योरी भी कहा गया। दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड यूज एंड डिसयूज थ्योरी, है ना, कि जिसका ज्यादा उपयोग करेंगे, यूज करेंगे तो वो डेवलप होंगे, जिनको नहीं करेंगे वो नहीं होंगे, और अगर बन गए तो वही वंशागत होने लगेंगे। बोलो, ऐसा किसने कहा? बोला गया कि भाई आपके पास कोई ऐसी चीजें हैं जो इस चीज का सपोर्ट करती हो, जो तुम हमें बताओ जिससे हम ये विश्वास करें कि ये जो तुम कह रहे हो वो क्या है, सही है। तो इनके कुछ सपोर्ट के लिए कुछ चीजें इन्होंने बताई कि देखिए ये मैं आपको सपोर्ट दे रहा हूं, तो लिखेंगे सपोर्ट ऑफ थ्योरी, सपोर्ट ऑफ थ्योरी। सपोर्ट ऑफ थ्योरी, थ्योरी का सपोर्ट। पहला है, आप लोग इसके बारे में जानते हैं, पहला है लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, जिराफ की लंबी गर्दन, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, जिराफ की लंबी गर्दन। इन्होंने पहला जो सपोर्ट दिया वो कहा, देखिए जब पास की पत्तियां खत्म हो गई
तो जिराफ को ऊपर की पत्तियां खाने की आवश्यकता हुई, इसीलिए जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। ठीक है, तो लिखेंगे व्हेन द नियरेस्ट लीफ बिकम फिनिश, व्हेन द नियरेस्ट लीफ बिकम फिनिश, जब पास की पत्तियां समाप्त हो गई, देन जिराफ नीड लॉन्ग नेक, तो जिराफ को लंबी गर्दन की आवश्यकता हुई, तो जिराफ को लंबी गर्दन की आवश्यकता हुई। देन जिराफ नीड लॉन्ग नेक, तो बोले कि उसमें लंबी गर्दन आ गई क्योंकि उसे क्या करना था। और फिर उन्होंने कहा कि जब एक की लंबी गर्दन हो गई तो यही क्या होने लगा, वंशागत होने लगा। फिर आप जब इनके बीच में ब्रीडिंग होगी, नया रिप्रोडक्शन होगा, नए इनके बच्चे आएंगे तो उनकी गर्दन लंबी ही होगी। ऐसा भी होता है क्या? ये कैरेक्टर तो किसमें जाना चाहिए, है ना, जर्म सेल में जाने चाहिए। सोमैटिक सेल से क्या लेना देना है, इन सेलों से कोई लेना देना नहीं है। हमारे सारे कैरेक्टर तो जर्म सेल में है, स्पर्म और ओवम में है, सही है ना। तो ये तो सब अफवाह है, अभी चल रही है। तो पहला हो गया कि जिराफ की लंबी गर्दन इसीलिए हो गई है। बोले और बताओ एक काठो सपोर्ट, बोले दूसरा सपोर्ट लिखो। दूसरा सपोर्ट, बेबिंग ऑफ द बर्ड्स, बेबिंग ऑफ द बर्ड्स, एक्वेटिक बर्ड्स, बेबिंग इन एक्वेटिक बर्ड्स, जलीय पक्षियों में बेबिंग का पाया जाना, बेबिंग इन एक्वेटिक बर्ड्स। क्या है, बोले कि देखो ये पैर है और फिर जब इनको पानी में जाने की आवश्यकता हुई तो यहां पर इस तरह यहां पर पन्नी लग गई, जिसके कारण उनको आसानी से तैरने की आवश्यकता, पन्नी इस तरह से ये भर जाते हैं, देखा है ना। इस मुर्गी में तो नहीं है लेकिन बतख में है, यहाँ ऐसे रहता है पैर में ऐसे, फिर यहाँ पर भी भरा हुआ रहता है पन्नी जैसा स्ट्रक्चर, यही वेबिंग है। तो बोले कि जब चिड़ियों को तैरने की आवश्यकता हुई, पानी में जाने की आवश्यकता हुई, तो उनके पैर में क्या आ गई, वेबिंग आ गई। उसको गर्दन ला दिया और इसकी वेबिंग ला दिया। ठीक है, तो बोले कि इनके वेबिंग की आवश्यकता होती है। जो तो ऐसे तो मैं बताया था ना, मैं तो बहुत कुछ चाहता हूं, तो क्यों नहीं आ रहा है, आ जाता तो बढ़िया हो जाता। सही बात है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जो चाह ले तो वही हो जाए। इसको पानी में तैरना था, हम लोग को भी ऐसा चाहिए कि पानी में ही तैरते रहें दिन भर, तो थक जाते हैं। कुछ ऐसा हो जाए हमारे भी बेबिंग वोबिंग आ जाए, तो नहीं आ रहे हैं, है ना। अगला बोले देखो सांपों ने अपने हाथ पैर खो दिए, क्यों? क्योंकि इनको बिल के अंदर रहना था, तो अगर बिल में घुसेंगे तो हाथ पैर फंसेंगे, इसलिए हाथ ही पैर गायब कर दिए, वो हाथ पैर चले गए उनके। ठीक है, तो लिखेंगे तीसरा सपोर्ट, सांपों ने लिम्ब खो दिए, स्नेक लॉस द लिम्ब, स्नेक लॉस द लिम्ब, सो लिव इनसाइड द अर्थ, ताकि पृथ्वी के अंदर रह सकें, ताकि पृथ्वी के अंदर रह सकें, सो लिव इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर रह सकें। अगला, व्हेन एम्फीबिया कम्स इन लैंड, जब एम्फीबिया लैंड पर आए, जब एम्फीबिया, एम्फीबिया कौन है, मेढक वाली प्रजाति है ना। तो जब एम्फीबिया लैंड पर आए
व्हेन एम्फीबिया कम्स इन लैंड, जब एम्फीबिया लैंड पर आए तो लंग्स विकसित हुए, देन लंग्स डेवलप, तो फेफड़े विकसित हुए, देन लंग्स डेवलप। ये भी एक बड़ी कहानी ही थी। तो इतने सारी चीजें इन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा होता है भैया, जो चाहो वही प्रकृति ऐसा होने लगे तो काहे को, जो चाहो प्रकृति देती तो है लेकिन पहले कुछ लेती है ना, ऐसे तो नहीं मिल जाता है। चलिए तो अब देखते हैं इसको रिजेक्ट कौन करेगा, है ना। लिखेंगे रिजेक्शन ऑफ थ्योरी, थ्योरी को रिजेक्ट करना। रिजेक्शन ऑफ थ्योरी, इसको रिजेक्ट किया था जर्म प्लाज्म थ्योरी ने। तो लिख दीजिएगा इट इज रिजेक्टेड बाय जर्म प्लाज्म थ्योरी, इसे जर्म प्लाज्म थ्योरी के द्वारा रिजेक्ट किया गया। गिवन बाय बीजमैन, अगस्त बीजमैन। किसने दिया इसको? बीजमैन ने दिया। और इन्होंने क्या कहा? सबसे पहली चीज इन्होंने यही कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि जो कैरेक्टर जर्म सेल में होते हैं वही वंशागत होते हैं, सोमैटिक सेल के कैरेक्टर कभी भी वंशागत नहीं होते हैं, है ना। तो लिखेंगे ओनली कैरेक्टर प्रेजेंट इन जर्म सेल can be inheritance, character of somatic cell never transfer। केवल जर्म सेल के कैरेक्टर ही ट्रांसफर होते हैं या वंशागत होते हैं, केवल जर्म सेल के कैरेक्टर ही वंशागत होते हैं, सोमैटिक सेल के कभी नहीं होते, सोमैटिक सेल के कभी नहीं होते। तो लैमार्क भी लड़ गया होगा, बोले कैसे पता तुमको? तो बोले देखो एक्सपेरिमेंट करके बताता हूं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने चूहे को लिया और उसकी 22 पीढ़ियों तक उसकी पूंछ को काटा और उसके बाद उसकी मैटिंग कराई और किसी भी पीढ़ी में बिना पूंछ वाला चूहा नहीं मिला, है ना। कट द टेल ऑफ रैट इन कितनी बार? 22 टाइम। हाँ, माइस कितनी बार काटा? 22 बार काटा। एंड द मैटिंग डन, एंड द मैटिंग इज डन बट नॉट अ सिंगल जनरेशन माइस प्रोजेनी comes without
टेल। कितनी बार काटा? उनकी मैटिंग कराई, लेकिन एक भी बार बिना पूंछ वाला चूहा नहीं आया। बोले आप तो कहते थे कि भाई जब मैं बिना पूंछ वाले चूहे की ही मैटिंग करा रहा हूं तो हर बार चूहा बिना पूंछ का क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सोमैटिक सेल से थोड़ी ना होता है। चूहे के स्पर्म में तो पूंछ बनाने वाला जीन है, तो वो तो बनाएगा ही। पूंछ चाहे कान काट लो चाहे पूंछ काट लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो ये थ्योरी क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई। ठीक है, बोलो आ गया है समझ में? तो फिर आगे चलते हैं डार्विन के पास। ठीक है, लिख लो इसको। मिटाएं? नो सर, यस सर? नो सर। चले? चलिए, तो ये थ्योरी क्या हो गई जी? क्या हो गई अंकिता? है? किसने रिजेक्ट कर दिया? बीजमैन ने। और अब आ रही है डार्विन थ्योरी। लिखेंगे डार्विन की थ्योरी। डार्विनिज्म कहते हैं इसको। और नाम क्या है थ्योरी का? नेम ऑफ थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन। क्या कहती थी थ्योरी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, origin of species, new species formed by the extinct species। जो स्पीसीज क्या हो गई है? विलुप्त हो गई हैं, उनसे दूसरी स्पीसीज आई है। समझ गए? क्या कहती थी कि जो स्पीसीज क्या हो गई हैं, एक्सटेंट हो चुकी हैं, विलुप्त हो रही हैं, उनसे नई स्पीसीज आती जाती है। और इस चीज को इनको प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा होता है ना। इस थ्योरी का जो प्रमुख फोर्स था वो नेचुरल सिलेक्शन ही था। मेन फोर्स ऑफ थ्योरी, मेन फोर्स ऑफ थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी का जो प्रमुख बल था वो क्या था?
ठीक है, थोड़ा डार्विन के बारे में बात कर लेते हैं, बाकी तो थ्योरी इसी की चलेगी अभी लंबी, है ना। डार्विन का जो जन्म था वो 1809 में हुआ था, है ना। कब हुआ था डार्विन? डार्विन DOB बोलो। एक मध्यम वर्गीय परिवार में, गरीब घर भी मान सकते हैं, यहां पर बेचारा जन्मा था। 1809 में इसका जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई करता रहा, है ना, ग्रेजुएट हुआ, बड़ा हो गया और कोई जॉब वगैरह नहीं मिल रही थी, है ना। तो ऐसे ही जहां मन पड़ता था होटल वगैरह में काम करता था, तो उसको दिखा कि कहीं पर पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है कि 1831 के आसपास एक शिप बाहर जा रहा है, उसमें कुछ लोगों की आवश्यकता है। उसमें पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकला था। ये शिप कब जा रहा था बताओ? बोलो, शिप गोइंग ऑन, बोलो, कब जा रहा था? 1831 में। शिप का नाम HMS बीगल। पूरा नाम जानते हो कभी इसका? बोलो, हर मैजेस्टी शिप। ये जहाज जा रहा था 1831 में, कहा? एक आइसलैंड पर जा रहा था जिसका नाम था गैलापागोस आइसलैंड। यहां पर ये जा रहा था 1831 में, यहां इसको जाना था। ये साइंटिस्ट की डिस्कवरी वाला जहाज था, वो कुछ खोजने जा रहे थे। तो ये इन्होंने इसको देखा और एक अच्छे व्यक्ति थे, एक अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने डार्विन को प्रेरित किया कि मैं तुम्हारी सिफारिश कर देता हूं, तुम इसके साथ चले जाओ। कहाँ पढ़े लिखे आदमी हो और क्या है यहाँ पर तुम भटक रहे हो, है ना, तो इसलिए तुम क्या करो, इनके साथ चले जाओ। पढ़ाई लिखाई तो किए ही हो, तो कम से कम थोड़ा बहुत वहां पर पैसा भी मिल जाएगा और कुछ सीखोगे भी। जो उन्हें प्रेरित किए थे उनका नाम था हैंस ला। किसने प्रेरित किया था इन्हें? हैंस ला ने इनको क्या कहा था? प्रेरित किया था। हैंस ला ने इनको क्या कहा कि भैया चले जाओ। कितने साल के लिए ये जहाज जा रहा था? ये जहाज जा रहा था 5 साल के लिए जा रहा था। मतलब दोबारा ये वापस कब लौट के आएगा? 1836 में वापस लौट करके आया। तब तक डार्विन ने सब कुछ कर डाला, ठीक है। वहां पर साइंटिस्ट लोग अपनी अपनी नई नई चीजें खोज रहे थे और ये अपना एक अलग किताब बनाया हुआ था और उसमें वो जहां कुछ जो भी देख रहा था वो उसने उसमें लिखना चालू कर दिया था। उसने वास्तव में देखा क्या था? उसने गैलापागोस आइसलैंड पर 80 से 90 किलोमीटर के एरिया में, उस आइसलैंड का एक एरिया, बहुत बड़ा आइसलैंड है गैलापागोस आइसलैंड, लेकिन उसमें उसने 80 से 90 किलोमीटर के एरिया में 13 प्रकार की चिड़ियों में विभिन्न प्रकार की चोंच को देखा। क्या देखा? 13 प्रकार की बर्ड्स देखी। बर्ड्स में विभिन्न प्रकार की चोंच को देखा। मतलब जब चिड़िया ही है तो चोंच तो एक जैसी रहनी चाहिए ना,
लेकिन उन्होंने देखा कि चिड़िया कितने प्रकार की हैं, 13 अलग अलग प्रकार की हैं और उनकी चोंच अलग अलग है। इन चोंचों को डार्विन ने डार्विन फिंचेस नाम रखा, है ना। एंड द नेम गिवन डार्विन फिंचेस। तो डार्विन की फिंचेस क्या है? चिड़िया की चोंचें हैं। ठीक है, यहां तक लिखो पहले। डार्विन की फिंचेस सुने होगे पहले भी कि नहीं सुने हो? सुने थे? तो ये वास्तव में चोंच है इसकी, है ना। बीक ऑफ बर्ड्स, चिड़िया की चोंच है ये। मेरे से बोलो ना। डिफरेंट टाइप ऑफ, हो गया। तो तुम्हें समझ में आ गई डार्विन की कहानी। अब एक बात बताओ, गया था चपरासी बनके और चपरासी कोई चीज खोज दे तो क्या मालिक उसको जल्दी प्रकाशित करेगा? क्या कहेगा कि अरे चलो वो पिक्चर देखे हो ना, गब्बर इज बैक। गब्बर कौन है? उसको ढूंढने के लिए सब लोग लगे हुए थे, लेकिन वो एक कांस्टेबल था, वो बहुत नजदीक पहुंच चुका। जैसे ही वो लोगों को बताने के लिए करता था कि गब्बर कौन है, मैं बता सकता हूं, मैं उसे पकड़ा सकता हूं, तो जैसे ही वो बोलने की कोशिश करता, वैसे ही एसपी डीएसपी जितने बैठे रहते थे, तू बताएगा गब्बर? जानता है गब्बर कौन है? चल भाग समोसा लेके आ। वो बताने से पहले उसको समोसा लेने भेज देते। तो लास्ट में उसी ने पकड़ाया कि गब्बर यही है। नहीं देखे हो तुम लोग? पिक्चर नहीं देखते हैं सर, हैं? इसको नहीं देखे हैं, मतलब बाकी देखे हैं। अच्छी पिक्चर भी देख लिया कर कभी कभी। हाँ, आओ ना देखी है निकही। जो वीडियो क्लिप अवश्य देखे होगे, वो हॉस्पिटल में वो व्यक्ति मरा हुआ रहता है, अक्षय कुमार जाता है ना, तो सरकारी हॉस्पिटल उसको मृत घोषित कर देता है, फिर वो उसमें प्राइवेट लेके जाता है ना। वो गब्बर कहीं, और वही गब्बर है, अक्षय कुमार ही गब्बर है। हाँ, डार्विन की फिंचेस ही चिड़िया की चोंचें हैं। बीक माने चोंच। अब देखो, बेचारा वहां से आया और पूरा दिन इसी के बारे में सोचता रहता था। क्या यात्रा थी, क्या चिड़िया थी, 13 प्रकार की चोंचें, कैसे नई स्पीशीज आई होगी, क्या है, इसी के बारे में सोचता रहता था। ठीक है, अब कुछ उसको सहायता मिलती तो बताता। इसने तो प्रकाशित भी कर दिया, लेकिन इसकी प्रकाशन को कोई एडवर्टाइजमेंट ही नहीं किया। बोले इसकी किताब कौन पढ़ेगा, है ना। जिसको कोई जानता नहीं उसकी कोई किताब क्यों पढ़ेगा। मिटा रहा हूं, कह लिखा रहिया। अच्छा,
आगे लिखेंगे, डार्विन हमेशा इसी के बारे में सोचता रहता था। डार्विन ऑलवेज थिंक अबाउट दिस। डार्विन ऑलवेज थिंक अबाउट दिस यात्रा, दिस जनवरी। इसके बारे में हमेशा क्या करता था? सोचता रहता था कि हे भगवान कैसे हुआ, काश मैं भी किताब लिख देता, है ना। और मैं ये बता देता, है ना। तो उसने क्या किया, डार्विन ने क्या किया, देखो जो कुछ वहां देखा था उसको उसने लिखना प्रारंभ कर दिया। अपनी एक किताब लिया, अरे कॉपी लिया, और जो कुछ देखा था उसको लिखना स्टार्ट कर दिया। और उसमें लिखा डार्विनिज्म। क्या थी वो? डार्विनवाद। मैंने जो देखा लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तुमको एक चीज बताता हूं, इसी दौरान ड्यूरिंग सेम टाइम, इसी दौरान 1840 की बात है। 36 में तो वापस आ गया था। 18 वो 2-3 साल इसी के बारे में बेचारा सोचता ही रहता था। उसको नींद ही नहीं आती थी, माइग्रेन हो गया। 1840 में एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था माल्थस। क्या नाम था? माल्थस ने एक निबंध लिखा था ओवर पॉपुलेशन पर। किस पर निबंध लिखा था? ओवर पॉपुलेशन पर, कि जनसंख्या जो है कैसे ओवर पॉपुलेशन हो रहा है ना। तो इन्होंने जो निबंध लिखा था ओवर पॉपुलेशन पर, उसमें इन्होंने ऐसा लिखा था कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो सोर्स घटते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, बोलो। अरे सोर्स तो सीमित है, ज्यादा लोग रहेंगे तो जल्दी ना चुक जाएगा। यहां से इस किताब के लिए कुछ सहायता इनको प्राप्त हुई और उन्होंने डार्विनिज्म लिख डाली। ठीक है ना, क्या कर डाला। और इसके बाद डार्विनिज्म जब लिख गई तो इसे प्रकाशित कर दिया गया, लेकिन इनको कोई खास रिस्पांस इस किताब से नहीं मिला, क्योंकि आप समझ ही गए होंगे चपरासी की किताब कौन देखेगा। इसके बाद एक साइंटिस्ट और इसी तरह की यात्रा करने गए, है ना। इसी तरह एक और साइंटिस्ट थे जो यात्रा करने गए, उनका नाम अल्फ्रेड वेलेस। लेकिन वो दूसरे द्वीप समूह पर गए, मलाया आर्कीपेलागो। कहाँ गए वो? और वहां पर भी उन्होंने सेम रिजल्ट जैसा डार्विन ने देखा था वैसा ही रिजल्ट देखा। इसके बाद उसको देखने के बाद ये इसके 1 साल बाद ही डार्विन ने अपनी किताब लिख दी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और वो इतनी फेमस हुई कि हमें पता चल गया कि स्पीसीज का निर्माण कैसे हुआ। तो लिखेंगे यहां तक। तो यहां से इनको सपोर्ट मिला और ये किताब लिख गई। ठीक है, आगे लिखेंगे अल्फ्रेड वेलेस ने 1858 में 18 ये लिखा नहीं है अभी, हाँ तो लिख लो जल्दी से।
1858 में अल्फ्रेड वेलेस ने डार्विन के जैसा कार्य किया। उनका जो आइसलैंड था क्या नाम था? मलाय आर्कीपेलागो। यहां पर इन्होंने यात्रा की। इससे डार्विन को एक और अच्छा सपोर्ट मिला कि भाई ये भी वही कह रहा है जो मैं कह रहा हूं। जैसे होता है ना ऐसा कि जैसे अगर आपके सपोर्ट में कोई दो लोग आ जाए तो आपको ये लगता है कि अरे यार ये तो वही कह रहा, मतलब मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हो सकता हूं। ठीक है ना। डार्विन और वेलिस दोनों ने अपने रिजल्ट प्रकाशित किए। ठीक है ना। डार्विन एंड वेलिस published their result but here no more response। पर यहां पर भी उनको ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला। दोनों ने एक साथ अपने रिजल्ट किए कि देखो भाई मैं मलाया आर्कीपेलागो गया था, डार्विन गैलापागोस गए थे, और इन्होंने भी वही चीज देखी जो मैं देखा हूं, है ना। ये सब कुछ उन्होंने लिखा, लेकिन लोगों ने बोला अरे ऐसे देखने से कुछ नहीं होने वाला है, फालतू है ये। एक साल बाद 1859 में ओनली डार्विन ने किताब पब्लिश की। नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और ये किताब ने पूरे में तहलका मचा दिया। अरे डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिख दी। डार्विन को पता चल गया कि जीवन की जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, तो ये तो हो गई कहानी किसके बारे में? डार्विन के बारे में। अब डार्विन की थ्योरी में क्या लिखा था वो पढ़ना है। क्या है? ज्यादा दांत ना निकले, नहीं तो पीछे बैठा करा। ठीक है, तो अब ये तो डार्विन के बारे में हो गया। किताब, तो उस किताब में लिखा क्या है? अब हम पूरी किताब तो ना पढ़ा पाओ। एक साल बाद 1 ईयर, है ना। तो हम इसके बारे में क्या ना कर पाएंगे, पूरी किताब तो नहीं, लेकिन थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट आपको बताएंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि हाँ ऐसे नई स्पीसीज का इन्वेंशन हुआ। लेकिन उसके लिए तुमको आना पड़ेगा अगली क्लास में।